आइए हम ये देखते हैं कि जो राइटर है वो उसकी वॉइस जो उसको बाकी राइटर से मुनफरिद करती है, वो उसको कैसे आप अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने यूज़र्स तक उसको पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जितने भी टॉपिक्स रिसर्च किए इस कोर्स के लिए, उसमें मुझे ये सबसे मुश्किल लगा, क्योंकि एक राइटर की वॉइस इज़ समथिंग वेरी स्लिपरी, उसकी पर्सनैलिटी का अक्स है, और ये एग्जैक्टली कैसे यूज़र तक पहुँचती है, ये रीडर तक पहुँचती है, इसको डिटर्मिन करना बहुत आसान नहीं है। तो देखते हैं इसको हम, मे बी वी कैन ओपन इट अप और अनपैक इट फॉर यू, और कुछ हम इस पे गौर करें कि आप अपनी वॉइस एज अ राइटर कैसे अपने रीडर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये होती क्या है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से अ राइटर्स वॉइस? ये वो चीज़ होती है जो उसकी पर्सनैलिटी या उसका एटीट्यूड जो आपको मुनफरिद करता है दूसरे राइटर से। अगर आप टीवी के लिखने वालों में देखें तो अनवर मकसूद साहब के लिखे को आप हसीना मोइन साहिबा के लिखे से डिस्टिंक्टली पहचान सकते हैं। अगर आपको ये ना मालूम ना भी हो कि कौन सी चीज़ किसने लिखी है, उनका एक अपना स्टाइल है। उसमें जो है वो चीज़ें कैसे वो करते हैं, एक तो ये कि वो वोकैबलरी के इस्तेमाल से, अल्फाज का चुनाव उनका क्या है, जब आप लिखते हैं तो आप पंक्चुएशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये वो चीज़ें जिससे आपका एक डिस्टिंक्ट स्टाइल बन सकता है। और उसके साथ ये भी है कि अगर आप मज़ाहिया चीज़ लिख रहे हैं या आप कोई फॉर्मल या फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ लिख रहे हैं, उसके साथ भी, उसके मुताबिक भी एक राइटर की वॉइस वेरी करती है और करनी चाहिए भी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि आप छोटे जुमले लिखते हैं या बड़े, तो वो ये सारी चीज़ें जो आपकी वॉइस को डिटर्मिन करती हैं, और आपका इंडिविजुअल स्टाइल विच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर राइटर्स, वो उससे बनता है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए कि ये वो चीज़ है जो एक राइटर को रिकग्नाइजेबल करती है, जैसे अभी हमने कहा, और इसके अलावा क्योंकि वो अपनी इनर वॉइस के साथ सच बोल रहा है और अपनी इनर वॉइस के साथ लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो अपने रीडर के साथ कनेक्ट भी कर सकेगा। अगर आप ये सोचें कि मैं इस किसी और राइटर की वॉइस में लिखने की कोशिश करूँ या इसके स्टाइल में लिखने की कोशिश करूँ, दैट विल नॉट बी योर ओन स्टाइल। आपकी अपना असल उसमें आपके पढ़ने वाले तक नहीं पहुंचेगा, एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद देम। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये सोचें कि आप अपनी असल वॉइस कैसे अपने रीडर तक पहुंचाएं। और ये इसके अलावा ये भी है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी ख़ास असाइनमेंट के, उसमें हो सकता है कि अगर आप किसी कोई ज़लज़ला आया है या कोई सी ऐसी चीज़ के ऊपर, नेचुरल कैलामिटीज़ के ऊपर अगर आपने लिखना है, तो उसमें फिर आपको ज़ाहिर है एक डिफरेंट तरह का टोन या वॉइस रखनी पड़ेगी बनिस्बत अगर आप कोई फैशन ट्रेंड्स के बारे में लिख रहे हैं। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल हों कि आपका टोन या वॉइस किस तरह की जा रही है आपके रीडर तक। और ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे कि आप कम्युनिकेट करना क्या चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है। हो सकता है आप कोई बहुत रिलैक्स्ड और बहुत लेड बैक सा कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, तो फिर इनफॉर्मल चीज़ें उसके लिए मुनासिब हों, लेकिन ये कि हो सकता है वो दूसरे किसी टॉपिक के लिए मुनासिब ना हो। तो जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या जो आपका जो क्लाइंट जिसने असाइनमेंट दिया वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसके मुताबिक आपकी वॉइस होनी चाहिए। लिखने का मकसद क्या है? आपने लोगों को कोई मालूमात देनी है, कोई तरीका बताना है कि आपने अपनी फ़ोटोशॉप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर्स को एडिट कैसे, या किसी चीज़ की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है द टोन एंड द वॉइस विल बी डिफरेंट। अगर आपने उनको इंस्पायर करना है कुछ करने के लिए, तो उसके लिए फिर एक और तरह का लिखा जाएगा। या अगर आपने किसी के फौत होने की ओबिचुरी, ये अगर आप देखें guru.com वगैरह पे, इसके लिए भी रिक्वेस्ट्स होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं कि किसी ने लिखा हुआ है कि मेरी बीवी की वफ़ात हुई है और मैंने एक ओबिचुरी लिखवानी है, तो अगर कोई वो लिख के दे सके, तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपने एक मेलो, सैड, और येट अगर हस्बैंड अपनी बेगम की ओबिचुरी लिखवा रहे हैं तो उसमें एक थोड़ा मोहब्बत का अक्स भी होगा। तो या मूवी रिव्यू के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक डिफरेंट टोन होगा। इसके अलावा ये है कि ऑडियंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने ऑडियंस को भी ध्यान में रखना है। अगर आप यंग टीनेजर्स के लिए लिख रहे हैं या आप वर्ल्ड इन्वेस्टर्स के लिए लिख रहे हैं या स्टॉक मार्केट के जो यूज़र्स हैं उनके लिए लिख रहे हैं, तो इन दोनों में बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के जो गीक्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें, उनके लिए लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसमें जार्गन यूज़ करें, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करें और वो मुनासिब रहे। लेकिन ये कि अगर आप स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो वो हो सकता है बहुत उनकी रीच से बाहर हो और आप उनको इंगेज इस तरह से ना कर सकें। और इसके अलावा ये भी है कि आप ये भी देख सकते हैं, मतलब रिसर्च हर किस्म की लिखाई में इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि दूसरे लिखने वाले जब उस किस्म की लिखाई करते हैं
तो या उस जॉनरा के आर्टिकल्स लिखते हैं तो वो किस किस्म का टोन यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप पढ़ के और थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन लाइक आई सेड, यू कैन ओनली कनेक्ट विथ योर ऑडियंस अगर आप अपनी इनर वॉइस के साथ ट्रू होके और फिर उसको लिखेंगे और फिर उसको असाइनमेंट की नीड्स वगैरह को सामने रख के आप करेंगे। अच्छा, इसको लाइक आई सेड कि इसको वॉइस को अलग से डिफ़ाइन करना और डेवलप करना थोड़ा सा ट्रिकी है, और वोकेबलरी की से ही कुछ थोड़ा सा इसका ओवरलैप है या सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह से। तो इसलिए कुछ थोड़ी सी आपको ये एक सजेशन हम दे रहे हैं कि आपने जब कुछ लिखना हो तो उसमें लिखने वाला जो आपने का असाइनमेंट है उसमें आप ये ध्यान रखें कि आप कहना चाह क्या रहे हैं, यानी कि आप माइंडफुल हो जाएं और कॉन्शियसली उसके बारे में सोचें कि मैंने कैसा टोन या कैसी वॉइस रखनी है। मैंने कॉन्वर्सेशनल सा चैटी सा रखना है, या मैंने अथॉरिटेरियन रखना है कि जिसमें मैं कोई किसी फील्ड की अथॉरिटी हूँ, मैं कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, या मैंने कनेक्ट करना है सेम लेवल के ऊपर कि मैं एज अ पेरेंट ऐसे करता हूँ, आपको कैसे करना चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स टू बी माइंडफुल ऑफ। तो एक एडजेक्टिव्स की आप लिस्ट बनाएं कि मैं करना ये चाह रही हूँ इस असाइनमेंट में या इस जो पीस ऑफ राइटिंग है उसमें मुझे ये टोन चाहिए। उसके अलावा जो आप नहीं करना चाह रहे उसकी भी एक लिस्ट बना लें कि ये आपने एक्सपर्ट लाइक साउंड नहीं करना इस वक्त, या बहुत फॉर्मल साउंड नहीं करना, या किसी बहुत भरोसे के काबिल दोस्त की तरह साउंड नहीं करना। इसका मकसद ये नहीं है कि आप इसके ऊपर कोई और आपको नंबर्स देगा या असेस करेगा कि आपने इस लिस्ट को एडहेयर किया या फॉलो किया या नहीं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके जहन में कॉन्शियसली आप अवेयर हों जिस वक्त लिखें, और आपको ये पता हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और इसी तरह आप बाद में लिखने के बाद इसके अगेंस्ट उसको अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए आप इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जो ये आपने लिस्ट बनाई है इसके मुताबिक ही फिर आप अल्फाज का चुनाव करेंगे, पंक्चुएशन का चुनाव करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज आपने कैसे यूज़ करनी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, और कल्चरल स्पेसिफिक रेफरेंसेस आप कैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आप जापानीज़ ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं तो आप पाकिस्तानी या अमेरिकन कल्चरल रेफरेंसेस फिर आपको उसमें नहीं देने चाहिए। सो दैट विल बी डिफरेंस ऑल्सो। इसी तरह पंक्चुएशन का इस्तेमाल में आप सोच रहे हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर जैसे आप एलिप्सिस जो 3 डॉट्स होते हैं वो अगर आप डालें या एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालें, ये इनफॉर्मल राइटिंग में अच्छे लगते हैं क्योंकि आप ऐसे महसूस कराना चाह रहे हैं जैसे आप अपनी रीडर से बात कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उसमें वो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन हो सकता है फॉर्मल राइटिंग में, या जैसे हमने कहा इन्वेस्टर्स के लिए या किसी टेक्निकल राइटिंग में, उसमें ये इतना एक्सेप्टेबल ना हो। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज जैसे आपको बताइए, एडजेक्टिव्स की लिस्ट वगैरह वो कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड एक्सरसाइज फॉर अ राइटर इज़ कि वो पढ़ता हो। जैसे स्टीवन किंग एक बहुत मशहूर ऑथर हैं, हॉरर स्टोरीज़ ये लिखते हैं, ही सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ हिज बुक्स और उनकी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। उनका ये कहना है द बेस्ट वे टू डेवलप योर राइटर्स वॉइस इज़ टू रीड अ लॉट एंड राइट अ लॉट। देयर इज़ रियली नो अदर वे टू डू इट। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, झिझक निकलेगी, और आपको पता लगेगा कि आप अपनी राइटिंग में क्या स्टैंस लेना चाहते हैं, कहाँ पे आप खड़ा होना चाहते हैं उसमें। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और जब पढ़ें तो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें पढ़ें, ये नहीं कि आपको जो एक तरह की चीज़ पसंद है वही पढ़ते रहें। डाइवर्सिफाई योर रीडिंग इंटरेस्ट। पढ़ते हुए जो आपको चीज़ें फ्रेजेस अच्छी लगें या जो कोई आपको लगे कि ये राइटर ने बड़ा अच्छा टोन क्रिएट किया है, तो नोटिस कि उसने क्या टूल्स यूज़ किए हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस कौन सी हैं जो उसने यूज़ की हैं, मेक अ नोट ऑफ दैम। और उसके अलावा फ्री राइटिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। आप कोई अपना टारगेट या कोई ऐसा वो ऑब्जेक्टिव के बगैर भी लिखें, बस टाइम सेट कर लें कि मैंने 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए नॉन स्टॉप लिखना है। उससे आपकी बहुत सी झिझक निकलेगी, और जो आप सोच के इंसान लिखता है और अपने आप को ही सेंसर करता रहता है जिसमें कि फ़्लो नहीं बनता, तो वो उससे भी आपको इट विल हेल्प यू ब्रेक आउट ऑफ दैट। कुछ आपको ऐसे ही आपकी दिलचस्पी के लिए दिखाते हैं। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस में से की लाइन है जेन ऑस्टन की, उसका ओपनिंग सेंटेंस है, इट्स अ वेरी फेमस वन। It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. इस किताब में ज़्यादातर यही है कि लड़की, उनकी जो ये खातून कह रही है उनकी 5 बेटियाँ हैं, शी इज़ ट्राइंग टू गेट देम मैरिड। एक और है, ये मोनी मोहसिन है, पाकिस्तानी राइटर, फ्राइडे टाइम्स में भी लिखती हैं, और द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई। ये इनकी जो मेन कैरेक्टर है जो कहानी बयान करती है वो ज़रा कम इंटेलिजेंट और ज़रा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सोशल बटरफ्लाई टाइप की खातून है। तो उनकी उन्होंने वॉइस कैसे बनाई है। Everyone knows me, all of Lahore, all of Karachi, all of Islu, Oho Baba, Islamabad, half of Dubai, half of London, and all of Khan Market, and all the nice bearers in Imperial Hotel also.
नो बॉल, नो पार्टी, नो डिनर, नो कॉफ़ी मॉर्निंग, नो फ्यूनरल, नो जीटी, गेट टुगेदर बाबा इज़ कंप्लीट विदाउट मी। तो उसमें उन्होंने देखिए एलिप्सिस भी यूज़ किए हैं, उर्दू के वर्ड्स भी आ रहे हैं, बीच में इंग्लिश के भी आ रहे हैं, एक रन ऑन सा सेंटेंस है, तो उससे एक ज़रा सी डिफरेंट तरह की कैरेक्टर का आइडिया हो रहा है जो शायद बहुत इंटेलिजेंट नहीं है और जिसको सोशलाइज करने का और लोगों को इम्प्रेस करने का शौक़ है। खालिद हुसैनी द काइट रनर बहुत मशहूर किताब है इनकी, अफ़गानिस्तान के बारे में लिखते हैं, इज़ ऑफ अफ़गानी ओरिजिन्स। इसका नोट टोन देखिए कैसे मुख्तलिफ है। देयर आर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन अफ़गानिस्तान बट लिटिल चाइल्डहुड। It's wrong what they say about the past. I've learned about how you can bury it because the past claws its way out. This is serious, इसमें pathos है और ये इस तरह से एक different tone create करता है।